मैकियावली के अनुसार सरकारों के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। शासन तंत्रों अथवा सरकारों का वर्गीकरण मैकियावली ने इस उद्देश्य से किया है कि आदर्श शासन कायम किया जा सके। अरस्तु का अनुसरण करते हुए उसने सरकारों को उनका शुद्ध एवं अशुद्ध रूप प्रदान किया है और इसे 6 भागों में बांटा है। सामान्य रूप, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और गणतंत्र। विकृत रूप है आतायती, ट्रेनी, वर्गतंगत, ओलिगार्की और भीड़तंत्र, डेमोक्रेसी। मैकियावली ने यद्यपि पोलिबियस और सिसरो के इस विचार से सहमत प्रकट की है कि मिश्रित सरकार सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसमें प्रत्येक शासन तंत्र के अच्छे गुणों का समावेश होता है और समुचित शक्ति संतुलन तथा नियंत्रण बना रहता है। तथापि उसने केवल 2 प्रकार की सरकारों का ही विस्तार से वर्णन किया है और वे हैं राजतंत्र तथा गणतंत्र। राजतंत्र का गुणगान प्रिंस में तथा गणतंत्र का डिस्कोर्सेज में किया गया। राजतंत्र, मोनार्की। मैकियावली ने राजतंत्र को पैतृक और कृत्रिम राजतंत्र में विभक्त किया है। पैतृक राजतंत्र में राजा वंशानुगत आधार पर सिंहासनसीन होता है, जबकि कृत्रिम राजतंत्र वह शासन है जो शत्रु को पराजित करने के बाद कोई दूसरा राज्य उसे परास्त कर राज्य पर लाता है। राजतंत्रों की स्थापना अथवा उसमें वृद्धि एक राजा द्वारा दूसरे को परास्त करने में होती है। मैकियावली ने इन नव स्थापित राज्यों के प्रकार बताए। पहला, वे राज्य को किसी प्राचीन राज्य के अंग हों और जिनके निवासियों तथा नए शासक अथवा नए राजा के देश और भाषा में कोई अंतर नहीं हो। मैकियावली ने ऐसे राज्य में शासन को शक्तिशाली बनाने के लिए 2 साधन बताए। प्राचीन राजा के कुटुंब को समाप्त कर दिया जाए और राजा के प्रचलित कानून एवं करों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। दूसरा, वे राज्य जो धर्म पर आधारित हों, वे राज्य जो दान में प्राप्त किए गए हों, वे राज्य जो अपहरण या चालाकी द्वारा स्थापित किए गए हों और वे राज्य जो पराक्रम द्वारा हस्तगत किए गए। प्रिंस के अध्ययन से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैकियावली उन देशों में राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है जो आपसी फूट के शिकार हों, जिनके निवासी चरित्रहीन एवं भ्रष्ट हों, जो एकता की दृष्टि से शोचनीय अवस्था में हों और उनके राष्ट्रनायक अनैतिकता की पराकाष्ठा तथा भ्रष्टाचार में आकंठ रूप से डूबे हुए हों। मैकियावली ने प्रिंस में निरंकुश शासन का आदर्शीकरण इसलिए किया था कि वह इटली को शक्तिशाली केंद्रीय शासन के अधीन एकताबद्ध करके शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था। मैकियावली का विश्वास था कि तत्कालीन परिस्थितियों में इटली में केवल निरंकुश राजतंत्र ही संभव है। यही कारण है कि वह रोम गणराज्य का उत्साही प्रशंसक होने के बाद ही निरंकुशता का भी समर्थक था। इटली की सुरक्षा की दृष्टि से उसने एक ऐसे सिद्धांत निरंकुश शासक की अपेक्षा की जो राज्य के हित को सर्वोपरि समझते हुए न्याय अन्याय, उचित अनुचित, दया अदया, लज्जा गौरव, नैतिक अनैतिकता आदि के विचारों के चक्कर में न पड़े। गणतंत्र। प्रिंस में मैकियावली ने राजतंत्र का गुणगान किया तो वो डिस्कोर्सेज में उसने गणतंत्र की स्थापना की। डनिंग का कहना है कि अरस्तु की भांति उसका झुकाव गणराज्य व्यवस्था की ओर है और इस संबंध में उसके विचार यूनानियों से मिलते हैं। मैकियावली की मान्यता है कि शासन का गणतंत्र रूपी सर्वाधिक सफल उसी देश में हो सकता है जब धन व संपत्ति की दृष्टि से लोगों में अधिकांश समानता होती है और जहाँ जनता सार्वजनिक भावना से पूर्ण, संगठित और धर्मपरायण होती है। जब मैकियावली गणतंत्र शब्द का प्रयोग करता है तो उसके मस्तिष्क में किसी ऐसी राजनीतिक संस्था का विचार नहीं होता जिसके निवासी सरकार के कार्यों में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते हो। जहाँ राजतंत्र में एक व्यक्ति या उसका परिवार शासन का लाभ उठाता है, वही गणतंत्र में सभी व्यक्तियों को शासन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। एक राजा की अपेक्षा समग्र रूप में जनता अधिक समझदार होती है। जनता में राजा की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता और दृढ़ता पाई जाती है। जनता के निर्णय राजा से अधिक परिपक्व और श्रेष्ठ होते हैं। गणतंत्र शासन में सरकार स्थायी होती है और जनता के हाथ में शासन की बागडोर होने से देश तेजी से उन्नति करता है। गणतंत्र राज्यों में विदेशों के साथ की गई संधियां अधिक स्थायी होती हैं क्योंकि उनके पीछे जन स्वीकृति होती है। इसके विपरीत राजतंत्र में संधियों को तोड़ना और बनाना एक व्यक्ति के हाथ में ही होता है, अतः वह उन्हें कभी भी भंग कर सकता है। राजा राजनीतिक और कानूनी संस्थाओं की स्थापना करने में भले ही अधिक सफल हो, लेकिन उन्हें
बनाए रखने की क्षमता सामान्यतः गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में ही अधिक होती है। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु या आधुनिक पिता के रूप में, उसकी देन और उसका प्रभाव। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक घोषित किया गया है। डनिंग उसे मध्य युग और आधुनिक युग का संबंध विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक मानता है। प्रोफेसर जोन्स उसे राजनीतिक सिद्धांतवादी न मानते हुए भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के पिता की संज्ञा से विभूषित करते हैं। मैकियावेली राजनीतिक विचारों के इतिहास में एक अमर स्थान रखता है, क्योंकि वह पहला राजनीतिज्ञ है जिसने मध्य युग के विचारों का खंडन प्रारंभ किया और आधुनिक विचारधारा का श्रीग्रहण किया। यद्यपि उसने आधुनिक युग का पूर्ण प्रतिनिधि कहना अतियुक्तिपूर्ण है, मैकियावेली की वास्तविक स्थिति एक ऐसे विचारक की है जो मध्य युग और आधुनिक युग दोनों की सीमाओं पर उत्पन्न हुआ था, जिसने मध्य युग के साथ संबंध विच्छेद करके आधुनिक सिद्धांत को संभव बनाया। उसने मध्य युग की मान्यताओं और परंपराओं की न केवल उपेक्षा व उनका खंडन किया, राजनीति को नवीन व्यवहारिक रूप प्रदान किया। मैकियावेली वही प्रथम व्यक्ति था जिसने व्यवहारिक राजनीति पर ऐसे विचार प्रकट किए जिनका पालन आज लगभग सभी राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा रहा है। बोंदा कहते हैं कि वह पहला विचारक था जिसने राज्य का आधुनिक रूप से सैद्धांतिक विवेचन किया। निसंदेह बोधा की सार्वभौमिक संबंधी परिभाषा आधुनिक राजनीतिक चिंतन को एक मौलिक तथा नवीन देन। समय की दृष्टि से मैकियावेली के बोंदा से पूर्व आने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी मध्य युग को समाप्त करने और आधुनिक युग को आरंभ करने का श्रेय मैकियावेली को ही दिया जाता है। मैकियावेली ने एक तरफ तो राज्य को सर्वोच्च बताया और दूसरी ओर व्यक्ति एवं जीवन की सुरक्षा के अधिकार को घोषित किया। उसने शासन का यह मुख्य धर्म बतलाया कि व्यक्तिगत धन और जीवन का सम्मान किया जाए। संपत्ति के अपहरण को उसने गंभीर अपराध की संज्ञा दी। इस तरह के विचारों ने आधुनिक व्यक्तिवाद और राष्ट्र राज्य की स्थापना के बीज बोए। मैकियावेली ने आधुनिक राष्ट्र राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता सार्वभौमिकता के आविर्भाव के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि उसने इस पर अथवा इससे संबंधित समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डाला, किंतु मध्यकालीन समाज के श्रोणमुखी संगठन और सामंतवादी विचार का खंडन करके तथा उसके स्थान पर संपूर्ण नागरिकों व समुदाय पर एक सर्वशक्तिमान केंद्रीय शक्ति को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। मैकियावेली की धार्मिकता से परिपूर्ण और अंधविश्वासों तथा मूर्खताओं से भरी अध्ययन पद्धति में प्रतिज्ञ और वास्तविकता के लिए कोई जगह नहीं थी। मैकियावेली ने अपने कार्य के लिए सर्वप्रथम अनुभूति प्रधान ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को अपनाया। मैकियावेली ने राज्य के प्रकृतिवादी सिद्धांतों को संभव बनाया और इस बात से इनकार किया कि मानव जीवन का कोई अति प्राकृतिक लक्ष्य भी होता है तथा मानव जीवन किसी दैविक या प्राकृतिक कानून से विनियमित होता है। राज्य को एक प्राकृतिक संस्था के रूप में प्रकट करना मैकियावेली की एक महान देन थी। मैकियावेली के आधुनिक राजनीति शास्त्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह देन है कि उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से संबंध विच्छेद प्रस्तावित किया। उसने कहा कि धर्म का संबंध व्यक्तिगत जीवन से है, राजनीति से धर्म बिल्कुल अलग है। मैकियावेली ने सीमित प्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शासन और संप्रभुता के प्रति उसका दृष्टिकोण मर्यादित, उपयोगितावादी तथा यथार्थ वस्तुवादी था। मैकियावेली के द्वारा प्रस्तुत राज्य की रूपरेखा भी आधुनिक राज्यों की रूपरेखाओं से बहुत कुछ मिलती जुलती है। उसने इटली राज्य के संबंध में जो चित्र प्रस्तुत किया वह बहुत कुछ आधुनिक राज्यों के समान है। आधुनिक राज्य प्रभुता सत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र, अस्तित्ववान और राष्ट्रीय राज्य हैं। मैकियावेली का प्रभाव। मैकियावेली ने अपने बाद में आने वाले विचारकों को प्रभावित किया। मैकियावेली की महानता का पता इसी से चलता है कि उसके पहले और बाद में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां शासकों ने उन्हीं सिद्धांतों के द्वारा सफलता प्राप्त की जो उसने साहस के साथ अपने ग्रंथ में प्रतिपादित की। ये आश्चर्य की बात है कि कई विचारकों और राजनीतिज्ञों ने उसके विचारों का सैद्धांतिक दृष्टि से विरोध करते हुए भी यथार्थ में उसी के आदर्श का आलिंगन किया। जोन्स कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार कैसा भी हो, किंतु यह बात निश्चित सत्य है कि विभिन्न राज्य परस्पर एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि मैकियावेली ने वर्णन किया।
मैकियावली पर अनैतिकता और राजनीतिक हत्याओं के प्रोत्साहन का आरोप लगाया जाता है, किंतु मैकियावली ने स्वयं इसका उत्तर देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़कर अनैतिक बन गया हो यह मैंने कभी नहीं सुना। उसने अपनी पुस्तक में उन्हीं बातों को लिखा जो राजा अक्सर किया करते थे, लेकिन जिन पर पर्दा पड़ा रहता था। उसका दोष यही है कि उसने सच्ची सच्ची बातों को सबके सामने रख दिया। मैक्सी कहते हैं कि उसने राजनीति की नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, ऐसा तो सदियों पूर्व हो चुका था, किंतु उसने जिस निर्मलता पूर्वक उन पवित्र षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया जो धार्मिक मंत्रोच्चार द्वारा बड़े बड़े स्थानों में रचे जाते थे, वे प्रशंसा के अयोग्य नहीं है। उसे सच्चे और पक्के देशभक्त होने और आधुनिक राष्ट्र का नेता होने का श्रेय भी दिया जाना चाहिए। सैद्धांतिकता के विरुद्ध व्यवहारिकता की ओर उसकी नींव सुझाव ने निसंदेह राजनीतिक दर्शन को मध्य युग के पांडित्यपूर्ण अस्पष्टवाद से बचाने में बहुत योगदान दिया, और इस कारण उसे महान कार्य कारणवादियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नहीं तो प्रथम कार्यकारी अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। थैंक यू।